Hello students, welcome back. Today we are going to discuss regarding the last part of our chapter, the story of the first cities Harappan archaeology. अभी तक हमने इस चैप्टर में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, उनके सिटी जो था अरेंजमेंट कैसा था, टाउन सेटलमेंट किस तरीके की थी, इन सब के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सील एंड सेलिंग्स, मोहर और मुद्रांकन। यानी उस समय में हमें कैसे मालूम पड़ता है कि उस समय सील्स का यूज़ किया जाता था। जैसे अगर हम आज भी आपके घर में अगर कोई पार्सल आता है तो उसके ऊपर एक सील होती है, राइट। सेम थिंग वाज एट दैट टाइम। तो हमें जो है बहुत सी ऐसी सील्स मिली हैं जो ये बताती हैं कि उस समय भी सील का यूज़ होता था, और उस सील का यूज़ किस लिए किया जाता था, टू कन्फर्म द कम्युनिकेशन फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ऐसा क्या होता था कि जैसे अगर कहीं बहुत दूर कुछ चीज़ भेजनी है या कोई मैसेज भेजना है या कोई सामान भेजना है, तो उसमें क्या करते थे कि जैसे एक थैला ले लिया या कोई भी बैग ले लिया, बैग में उस मटेरियल को भर के फिर ऊपर से उसकी नॉट लगा दी जाती थी। नॉट लगाने के बाद एज यू कैन सी हियर कि सपोज ये एक बैग ले लिया, राइट। इस बैग में यहाँ पर बीच में सामान डालकर यहाँ जो थी एक नॉड लगा दी जाती थी। अब इस नॉड के ऊपर फिर क्या करते थे, इस नॉड के ऊपर एक गीली मिट्टी जो थी उसको लगाया जाता था। अब गीली मिट्टी जब इसके ऊपर लगती थी तो गीली मिट्टी के ऊपर स्टैंप लगा दी जाती थी, सील लगा दी जाती थी। अब वो क्योंकि मिट्टी गीली होती थी इसलिए उस पर उस सील का जो इम्प्रेशन था वो छूट जाता था। तो अब मिट्टी सूख जाने के बाद नेचुरली क्लियर पता चल जाता था कि जिसको भेजा गया उससे पहले उसे कोई भी नहीं खोल सकता, क्योंकि अगर खोलेगा तो वो मिट्टी टूट जाएगी। तो एक तरह से वो उनका सीलिंग का एक प्रोसेस था, एक प्रोसीजर था। तो ये सीलिंग किसके लिए की जाती थी, अब उसके ऊपर जो सील से जो इम्प्रेशन दिया जाता था, जो भी लगाया जाता वो किसके लिए, ताकि ये कंफर्म हो कि वो जो मटेरियल है, जो सामान है, किसने भेजा है, राइट। तो उस व्यक्ति का या उस कंट्री का सील होता था, किसके लिए, इंडिकेट द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। अब फिर बात आती है स्क्रिप्ट्स की, कि उनकी जो सील थी उसके ऊपर जो हमें स्क्रिप्ट्स मिली हैं, जो उनकी लिपि है, जैसे आज हिंदी की देवनागरी लिपि है, पंजाबी की गुरमुखी लिपि है, इसी तरीके से उस समय हड़प्पाई संस्कृति में भी वहाँ उनकी भी एक लिपि थी। लेकिन वो लिपि हमारी ऐसे लैंग्वेज लिपि नहीं थी उस समय। उनकी लिपि, अगर हम उनकी लिपि में जाते हैं तो बहुत तरह के हमें सिंबल दिखाई देते हैं, जैसे ये एक लीव बन गया, ये कट गया, मतलब कुछ इस तरीके से अलग अलग रेक्टेंगल बन गया, इस टाइप से सिंबल बने हुए हैं। अब ये सिंबल क्या है, इनको जो है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इट्स अनडिसिफर्ड स्क्रिप्ट। अनडिसिफर्ड स्क्रिप्ट का मतलब कि राइटिंग में स्क्रिप्ट नहीं थे, सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज किया जाता था, चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। आप उस समय में ये जो सिंबल्स थे, जो चिन्ह थे, जो अल्फ़ाबेट उस समय माने जाते थे, ये कितने पाए गए हैं, ये अंदाज़ा लगाया गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 375 से लेकर 400 साइन जो है, सिंबल्स जो है वो हमें मिले हैं। अब लेकिन इस लैंग्वेज को आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है कि ये लैंग्वेज क्या है। हाँ, इससे इतना ज़रूर पता चला है कि उस समय लोग लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे, और उनकी ये जो लिपि थी इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन एट प्रेजेंट अभी तक इस लिपि को कोई भी नहीं पढ़ पाया, कोई भी समझ नहीं पाया है। अब इसके अलावा यही लिपि सील्स के ऊपर भी मिली है, इसके साथ साथ कुछ कॉपर के ऑर्नामेंट्स मिली है, उनके ऊपर भी इसी लिपि का, इसी स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है। फिर बात आ जाती है वेट की, क्यों वेट के लिए किस चीज़ का यूज़ करते थे। जैसे आज हम मार्केट में कोई भी सामान लेने जाते हैं, दुकानदार से कुछ लेते हैं तो 1 kg 2 kg उसका एक हमारे पास एक वेट होता है, बाट जिसको हम बोलते हैं, उससे मेज़र किया जाता है। या फिर आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वो भी आ गई हैं जिसमें डिजिटल आपको मालूम पड़ जाता है कि वेट कितना है। उस समय में वेट कैसे किया जाता था, जो वेट होते थे 1 2 3 4 kg के, किसी भी वेट के ऊपर मार्क नहीं होता था, केवल एक पत्थर होता था, उसका साइज से अप्रॉक्सीमेटली होता था कि छोटा बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, क्लियर। अब वो जो क्यूबिकल स्टोन होता था, क्यूब शेप में क्यूबिकल स्टोन होता था, जिसको किस नाम से जाना जाता था, ये जो स्टोन था, ये पत्थर कौन सा पत्थर होता था, इट वॉज नोन एज चर्ट।
हिंदी में भी लिखा हुआ है, इट वॉज नॉन एज चर्ट। ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज चर्ट। चर्ट क्या था? एक क्यूबिकल स्टोन था जिसको किसके लिए यूज करते थे? यूज्ड फॉर वेट, राइट, यूज फॉर वेट, जिसके ऊपर कोई भी मार्क नहीं होता था, कोई मार्किंग नहीं की जाती थी। इसके अलावा हमें मेटल के स्केल पेन भी मिले हैं। मेटल के स्केल पेन मतलब जैसे तराजू होता है, राइट, जो तराजू जैसे आजकल होता है, उस समय में हमें मेटल के तराजू, मेटल के स्केल पेन भी मिले हैं, जो ये बताते हैं कि उस समय भी वेट किया जाता था, उस समय भी वेट अवेलेबल थे, राइट। हमने जैसे कि पहले ही पढ़ा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन बड़ी सिविलाइज्ड जो कल्चर थी। इसके साथ साथ जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो हर चीज़ थी वो वेल प्लान्ड थी, चाहे वो उनकी टाउन कंस्ट्रक्शन हो या कुछ भी हो, तो एवरीथिंग वाज वेल प्लान्ड। अब एशियंट, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज रिलेटेड टू एशियंट अथॉरिटी, यानी हड़प्पन संस्कृति में शासन कैसा होता था, शासक कौन होते थे। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पैलेसेस एंड किंग्स की। जो पैलेस थे, जो महल थे और राजा थे, वो क्या थे। अब जो भी मोहनजोदाड़ो में खुदाई में हमें जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिली हैं, लार्ज बिल्डिंग मिली हैं, उनको क्या बताया गया है? मार्क्ड एज पैलेस। उनको एक महल के रूप में माना गया है कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग उस समय में क्या हुआ करते थे? राजाओं के पैलेस हुआ करते थे, उनके महल हुआ करते थे। इसके साथ साथ हमें खुदाई में और क्या मिला है? एक स्टोन स्टैच्यू भी मिला है। उस स्टोन स्टैच्यू को किस नाम से जाना जाता था? इट वॉज नोन एज प्रीस्ट किंग। अगेन इट्स योर 1 मार्क क्वेश्चन। सम आर्कियोलॉजिस्ट आर नॉट क्लियर अबाउट द रूलर्स। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है, उसमें कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का, कुछ लोगों का ये मानना है कि उस समय कितने रूलर होते थे, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि एक एरिया में एक ही रूलर होता था या अलग अलग एरिया डिवाइडेड थे और अलग अलग रूलर्स होते थे। लेकिन कुछ दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनका क्या ओपिनियन है? उनका ओपिनियन है कि वो ये मानते हैं कि उस समय में नो सिंगल रूलर, एक सिंगल रूलर नहीं था जो पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन को कंट्रोल कर रहा था, बल्कि अलग अलग एरिया में अलग अलग रूलर्स थे। बहुत सारे रूलर्स उस समय में हुआ करते थे। फिर अब ये जो इतनी सिविलाइज्ड, इतनी वेल प्लान्ड सिविलाइजेशन थी, तो इसका अंत कैसे हुआ? ये समाप्त कैसे हुई? नाउ एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, की ये सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये मोस्टली आपका 8 मार्क्स में आता है। अब सबसे पहला इसका क्या है? दैट इज क्लाइमेट चेंज। अब मैं आपको इनके बारे में आई हैव रिटन हियर ओनली द हेडिंग्स और इनको मैं एक्सप्लेन करूंगी, देन यू हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन इन योर ओन लैंग्वेज। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। कुछ लोगों का ये मानना है कि जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंज आता गया, तो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ये जो सिविलाइजेशन थी ये समाप्त हो गई। कुछ मानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई की वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ, जो किसका कारण बना? इस सिविलाइजेशन की समाप्ति का, इस सिविलाइजेशन के एंड का कारण बना। क्योंकि अगर डिफॉरेस्टेशन हुआ, उससे बाढ़ वगैरह बहुत ज़्यादा आने लगी, जिसकी वजह से ये जो सिविलाइजेशन थी वो समाप्त हो गई। इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि मे भी कि इस सिविलाइजेशन के समाप्त होने का दूसरा एक और कारण क्या रहा होगा? शिफ्टिंग और ड्राइंग अप रिवर। जो सिंधु रिवर थी, जो इंडस रिवर थी, जिसके नाम पर इस सिविलाइजेशन का नाम भी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये भी माना जाता है कि हो सकता है जो इंडस रिवर है वो या तो सूख गई हो या फिर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली हो। अब डायरेक्शन चेंज करने से सिविलाइजेशन कैसे समाप्त होती है कि मान लीजिए कोई रिवर है, ये कंटिन्यू चल रही है, तो ये जब इस फ्लो में चलती चलती एकदम से इस तरफ आएगी, तो पानी का एक यू कैन से कि एक उफान सा आता है, यानी पानी बहुत ऊंचाई से ऊपर की तरफ नीचे जाता है। तो उससे क्या होता है, जो आसपास का एरिया होता है उन सब में बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, जिसकी वजह से वो सारी सिविलाइजेशन, सारा एरिया जो है वो समाप्त हो गया। और यही माना जाता है कि हो सकता है इंडस रिवर ने अपना रास्ता बदल लिया हो, अपनी जो उनका वो शिफ्ट हो गई हो एक एरिया से जहाँ चल रही है उससे दूसरी तरफ, तो इसीलिए जो था ये सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन समाप्त हो गई। देन एक्सेसिव लैंड यूज, भूमि का दुरुपयोग, ये भी एक और कारण माना जाता है। नेचुरल क्लैमिटीज, हो सकता है कुछ नेचुरल क्लैमिटीज आई हो, जैसे बाढ़ आ गई, राइट,
ड्रॉट हो गया या अर्थक्वेक हो गया, तो ये सारे क्या हैं, दीज आर द नेचुरल कैलेमिटीज। इनकी वजह से भी हो सकता है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन समाप्त हो गई हो। देन एक और मेन कारण इसमें माना जाता है, दैट इज आर्यन इन्वेशन, कि आर्यों ने, जो आर्यन लोग थे उन्होंने हो सकता है हड़प्पन सिविलाइजेशन पर अटैक किया हो, उस एरिया को अपने कब्जे में किया हो, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले लोगों को वहाँ से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा हो, और इसीलिए वहाँ पर जो हड़प्पन संस्कृति थी, हड़प्पन कल्चर जो थी वो समाप्त हो गई। उसकी जगह वहाँ पर कौन सी कल्चर आ गई, आर्यन कल्चर, आर्यन सिविलाइजेशन, राइट। तो ये सारे कारण माने जाते हैं रिगार्डिंग द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, की इन सभी कारणों की वजह से हो सकता है ये सिविलाइजेशन समाप्त हो। अब हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज रिगार्डिंग कनिंघम्स कन्फ्यूज़न, यानी कनिंघम का भ्रम क्या था। अब कनिंघम भी एक बहुत कौन थे कनिंघम, ये जो क्वेश्चन है कनिंघम के ऊपर, ये आपका 2018 में 6 मार्क्स में यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस में आ चुका है, और जो अब आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग अब 6 मार्क्स की जगह पर यही क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाएगा, 8 मार्क्स का, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में भी आ चुका है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कनिंघम कौन था और उसका भ्रम क्या था, या व्हाट वाज द हु वाज कनिंघम, व्हाट वाज हिज कंफ्यूजन, राइट। तो ये कौन थे, ही वॉज द फर्स्ट जर्नल डायरेक्टर ऑफ ASI, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनके जो फर्स्ट जर्नल डायरेक्टर थे। अगेन योर 1 मार्क क्वेश्चन, फर्स्ट जर्नल डायरेक्टर कौन थे, कनिंघम थे। इन्होंने 19th सेंचुरी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे करना शुरू किया, लेकिन ये किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते थे, रिटर्न मैटर को, रिटर्न मटेरियल जो मिलता था उसको ज़्यादा प्रेफर करते थे। एक बार एक ब्रिटिशर्स ने इन्हें एक सील दी, राइट। अब उन्होंने उस सील को बड़े ध्यान से देखा, पढ़ा, उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ था उसको देखा, लेकिन अनसक्सेसफुली, लेकिन क्योंकि इनका ये किस चीज़ पर विश्वास करते थे, सिर्फ जो रिटर्न मैटर होता था, तो उसके आधार पर इन्होंने अपनी जो इनकी पहले की ऑब्जर्वेशंस थी उसी के आधार पर इस सील को समझने में कामयाब नहीं हो पाए, और उन्होंने ये मान लिया उसी सील और उसके आधार पर कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, या हम कह सकते हैं कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो कब शुरू हुई, बिगिन विद द फर्स्ट सिटीज इन द गंगा वैली। गंगा वैली में जो पहली सिटीज स्टार्ट हुई थी, जो आप कह सकते हैं कि जो अस्तित्व में आई थी, उनके साथ हड़प्पन सिटी भी आई थी, उसके साथ ही इंडियन हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होती है। लेकिन कुछ क्योंकि इन्होंने इसकी वजह से इन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो इम्पोर्टेंस थी उसको ये नहीं देख पाए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। देन लेटर ऑन बाद में फिर जो रिसर्चेस की गई उसमें ये पाया गया कि हड़प्पन एज वाज मच अर्लियर, कि जो इंडियन हिस्ट्री है उससे बहुत पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हो चुकी थी, राइट। तो ये आपका क्या आता है, दिस इज रिगार्डिंग द कनिंघम्स कंफ्यूजन। अगर 8 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स, राइट। अब बात आती है इसके बाद, ये तो कनिंघम कंफ्यूजन की बात हो गई, अब इसके बाद न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, कि किस तरीके से, जैसा कि हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कैसे मालूम पड़ा, किसने डिक्लेयर किया था। तो बहुत सारी सील्स जो थी वो किसको मिली थी, वाज फाउंड बाय द दयाराम साहनी। इसके साथ साथ RD बनर्जी को भी मोहनजोदाड़ो में सेम सील मिली थी। तो ये माना गया कि सेम सील है, तो इसका मतलब वो एरिया क्या है, एक ही सिविलाइजेशन का है। और इन्हीं सारी जो ऑब्जर्वेशंस के बेस पर जॉन मार्शल ने 1924 में एक नई सिविलाइजेशन के बारे में अनाउंस किया था। उस नई सिविलाइजेशन का नाम क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चन की, क्या ये जो रिसर्च कर रहे थे, जो क्योंकि हमें मालूम है आर्कियोलॉजिस्ट नीचे ज़मीन में डग करके खुदाई करके वहाँ से चीज़ें निकालते हैं, आर्टिफैक्ट्स निकालते हैं, उन्हीं के आधार पर हमें ये मालूम पड़ता है कि कौन सी सिविलाइजेशन थी, किस तरह से लोगों का रहना सहना था, उनकी जो था टाउन प्लानिंग कैसी थी, इन सारी बातों के बारे में हमें उनसे पता चलता है। अब इसमें धीरे धीरे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो नई नई टेक्निक्स का भी यूज़ करने लगे। इनमें नाम आता है सबसे पहले REM व्हीलर, जो
ये भी कौन थे? ही वॉज आल्सो द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, लेकिन ये डायरेक्टर जनरल कब बने थे? 1944 में। जबकि हमने कनिंघम की बात की थी तो ये कौन थे? वेरी फर्स्ट जनरल डायरेक्टर ऑफ ASI। इन्होंने ये बोला, फॉलो द स्ट्रेटोग्राफी ऑफ माउंट रादर डिग साइंटिफिकली। इन्होंने ये कहा कि अब देखिए, इसको हम जनरली हम समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम खुदाई करते हैं ज़मीन में, कहीं भी डग करते हैं, खुदाई करते हैं, तो अगर ये लेयर्स पे लेयर्स होती हैं मिट्टी की, राइट। अब इसमें क्या होता है, ये बहुत सारी जो लेयर्स होती हैं, हो सकता है आपको ब्लैक कलर नहीं नज़र आ रहा होगा क्लियरली, तो यू कैन यूज़ दिस। अब ये बहुत सारी कलर्स होते हैं, बहुत सारी लेयर्स होती है मिट्टी की। अब साइंटिफिकली जो पहले था वो क्या खुदाई कैसे की जाती थी कि यहाँ पर इस लेयर में ये सारे में जो भी ऑब्जेक्ट्स मिल गए, उसके बाद ये उखड़ गई, फिर सेकंड लेयर में आ गए, उसके बाद थर्ड लेयर में आ गए, फिर फोर्थ लेयर में, तो ये सारा एरिया डग करते थे। तो इनका ये कहना था कि जैसे जैसे ये लेयर्स नीचे नीचे की होती जाएंगी, पुरानी होंगी, वहाँ पर आर्टिफैक्ट्स और चीज़ें भी जो है वो अलग तरह की मिलेंगी, क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन जो सबसे लास्ट में थी वो कहाँ होगी? सबसे टॉप एरिया में ऊपर होगी, उसके बाद उससे भी पहले जो सिविलाइजेशन होगी वो उसके बाद होगी, उससे भी पहले जो होगी वो उसके भी नीचे होगी, राइट। तो ये दबी होंगी। तो इसीलिए ये जो आर्टिफैक्ट्स ये चीज़ें यहाँ से मिली हैं वो यहाँ मिली हुई चीज़ों से डेफिनेटली अलग होंगी, राइट। तो इन्होंने ये कहा कि किस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए, कैसे हमें जो है इन चीज़ों को पता लगाना चाहिए, हमें गहराई में जाना चाहिए, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ कौन सी सिविलाइजेशन थी, उसके बाद क्या चेंजेस थे, उससे पहले जो थे वो किस तरह से लोग रहते थे, उनकी प्लानिंग कैसे होती थी, राइट। तो इसी को ही उन्होंने ये कहा साइंटिफिकली। उसके बाद सिंस 1980 से मॉडर्न टेक्निक्स का यूज हो रहा है किसके लिए? टू रिकवर ट्रेसेस ऑफ क्ले, स्टोन, मेटल एंड प्लांट एनिमल रिमेन्स की उस साइंटिफिकली टेक्निक से ये देखते हैं कि जो यहाँ पर क्ले पाई गई है या यहाँ पाई गई है या उसके नीचे की लेयर में जो क्ले पाई गई, क्या ये तीनों ही क्ले एक जैसी हैं या इन क्लेस की क्वालिटी में कोई अंतर है? जो मेटल यहाँ पाया गया है, इन तीनों में प्लेसेस में पाया गया है, क्या वो मेटल भी सेम है? जो वेपन्स पाए गए हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स पाए गए हैं, ये जो भी चीज़ें बनी हुई क्ले की पाई गई हैं, क्या वो सारी सेम हैं? उनकी टेक्निक सेम थी, तो उसके आधार पर इनको रिकवर किया जाता है, इनको मिलाया जाता है, राइट। अब फिर बात आ जाती है, इट्स अगेन योर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन की। इसकी इंटरप्रिटेशन व्याख्या करने में दिक्कत कहाँ आती है? जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, चाहे क्ले है, स्टोन है, आर्टिफैक्ट्स जो भी मिलती हैं, उनको एक्सप्लेन करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्यों? किस तरह की दिक्कत आती है? जैसे हमने अभी पीछे बात की थी कि जो उनकी सिंबॉलिक लैंग्वेज है उसको आज तक कोई समझ नहीं पाया है, इट्स अ प्रॉब्लम, राइट। तो ऐसे ही आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स वाइल इंटरप्रेटिंग द आर्टिफैक्ट्स। उन आर्टिफैक्ट्स को इंटरप्रेट करने में, ऑब्जेक्ट्स को इंटरप्रेट करने में उनको बहुत दिक्कत आती है। अब ये माना जाता है कि जो फिगर्स है, जो विमेन फिगर्स मिलती हैं, उनको किस रूप में एक्सप्लेन किया गया है? एक्सप्रेस्ड एज मदर गॉडेस, कि मे बी उस समय में उनकी वो देवी होती होगी। जैसे देवी देवता आजकल भी हैं, हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, सरस्वती जी की पूजा करते हैं, तो वो क्या है? फीमेल फिगर। इसी तरीके से उस समय में जो फीमेल फिगर पाई गई, उनको क्या माना गया कि हो सकता है वो उनकी मदर गॉडेस होंगी। देन प्लांट मोटिव्स, मोटिव्स क्या होते हैं? एनिमल्स, पिक्चर ऑफ एनिमल जो उनकी सील पर पाई गई है, राइट। जो सील वो यूज करते थे, उनके ऊपर जो पिक्चर बनी हुई है एनिमल्स की, उसको बोला गया मोटिव्स। अब ये प्लांट मोटिव्स क्या बताते हैं कि मे भी उनकी सील के ऊपर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इन सब चीज़ें हमें क्या बताती है कि वो नेचर को भी मानते होंगे, नेचर की भी पूजा करते होंगे, प्रकृति के वो पुजारी होंगे। इसी के साथ साथ वहाँ से एक और चीज़ हमें मिली है, ये फिगर लुक्ड एट सीटेड इन क्रॉस लेग्ड पोस्चर। क्रॉस लेग पोस्चर में एक सीट मिली है, एक और ऑब्जेक्ट मिला है जो ये माना गया कि वो फिगर किसकी हो सकती है? किसी ना किसी योगी की, क्योंकि वो योग मुद्रा में लेग्स जो है वो क्रॉस करके बैठा हुआ है। फिर कॉनिकल स्टोन, एक कॉनिकल स्टोन मिला है जिसकी शेप कैसी है? लाइक शिवलिंग, क्लियर। तो उसको क्या माना गया? हैज बीन मेंशन्ड एज
linga. As well as the depiction of Shiva is not the same as mentioned of Rudra in Rig Veda. जैसे कि ऋग वेदा में रुद्र अवतार की बात की गई है, शिव जी के रुद्र अवतार की बात की गई है, तो अगर हम इनके समय में जो हम शिव को मानते हैं कि उनके समय में भी शिव की पूजा की जाती थी, तो उनकी जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज नॉट सेम. जो ऋग वेदा में की गई है और जो यहाँ से मिली है वो एक जैसी नहीं है. इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि दोनों ही कल्चर, दोनों ही सिविलाइजेशंस अलग अलग थी. क्लियर? This is all about your chapter regarding the story of the first cities Harappan civilization. Hopefully it's clear to you. आपको hopefully it's clear to you. But अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा. थैंक यू.